भाग 75। राणावत जी बेताब होकर ऊपर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे हॉल में आ गए, जहाँ पर उसके पापा चाचा अभी बैठे हुए थे, लेकिन श्रीनिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। प्रख्यात सोफे पर बैठ गया और तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज आई, खाना बन चुका है, आप सब आ जाइए। ये सुनते ही प्रख्यात का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसने तुरंत मुड़कर देखा तो डाइनिंग रूम के दरवाजे के पास उसकी पत्नी खड़ी थी, जिसे इतनी देर बाद देखकर राणावत जी का तन बदन सिहर उठा और वो बेताब होकर अपनी जगह से खड़े हो गए। और ये देखकर श्रीनिका तुरंत भाग गई। प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और महाशय अपने सीने पर हाथ रखकर जुनून से बोले, उफ, ये सच में कितनी सुंदर है, लेकिन सिर्फ हमारी है। अपनी आकर्षक मुस्कान और कई अरमान लिए प्रख्यात अपने पिताजी, चाचा जी और भाई के साथ डाइनिंग एरिया में आ गए और सब लोग अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। शिप्रा जी और रवीना जी भी अपनी जगह पर आकर बैठ गई और सर्वेंट खाना सर्व करने लगी, लेकिन श्री वहां पर नहीं थी। ये देखकर प्रख्यात अपनी दमदार और भारी आवाज में बोला, श्रीनिका कहाँ है? उन्हें खाना नहीं खाना है? शिप्रा जी इधर उधर देखते हुए बोली, अरे अभी तो हमारे साथ ही थी, लगता है किचन में होगी। रवीना जी, आप बैठिए दीदी, हम उन्हें लेकर आते हैं। रवीना जी किचन में चली आई, जहां पर स्लैब के पास श्री खड़ी घबरा रही थी। उसे देखकर रवीना जी प्यार से बोली, आओ बेटा, खाना खा लो, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। श्री ने उनकी तरफ देखा और चिंतित होकर बोली, मैं बाहर नहीं आ सकती मासी जी। क्यों, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा क्या? श्री अपने मन में बोली, क्या मुझे इन्हें बता देना चाहिए कि राणावत जी मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन शादी से पहले हम दोनों करीब नहीं आ सकते। मगर राणावत जी मुझ पर ही गुस्सा करेंगे अगर मैंने उन्हें मना किया तो। मैं क्या करूं? अपनी ये तकलीफ किसे बताऊं? ऐसा करती हूँ, मासी जी को बता देती हूँ, ये जरूर समझेंगी। इतना कहकर श्री हिचकिचाते हुए बोली, मासी जी, माँ ने कहा है कि शादी से पहले मैं और आपके भांजे एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन राणावत जी ने कहा कि मैं उनके बेडरूम में ही सोऊं। तो अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? मुझे उनसे बहुत डर लगता है, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। उनसे पूछे बिना मैंने माँ को हाँ कह दिया और अब वे पक्का गुस्सा करेंगे। ऐसे में अब मैं उनके सामने नहीं आना चाहती। श्री की बातें सुनकर रवीना जी मुस्कुराने लगी और उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोली, आपको पता है, जब दीदी और जीजाजी की सगाई हुई थी तब जीजाजी और आपके चाचा जी बीकानेर आते थे कई बार घूमने के लिए और हमारी हवेली में ही रुकते थे। दीदी और जीजाजी की तो सगाई हुई थी तो उनके नैन मटके चलते रहते थे, लेकिन आपके चाचा जी को न जाने कब हमसे प्यार हो गया और छुप छुप कर हमें ही देखते रहते, हमारे लिए ये करते वो करते। तो धीरे धीरे हमें भी उनसे प्यार हो गया और फिर शुरू हुई हम दोनों की छुप छुप कर वाली लव स्टोरी, जिसमें रातों में हम दोनों मुंडेर पर छुप छुप कर मिलते थे, बातें करते थे और ज्यादा कुछ नहीं। मगर आपके चाचा जी हमारे गाल जरूर चूम लेते थे। सबसे छुप कर मिलने में और प्यार जताने में एक अलग ही मजा आता है। तो बस बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, छुप कर आप भी मिल लिया करो अपने ही पति से। बहुत बड़ा महल है, कहीं भी चले जाओ दोनों प्रेमी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। भाई, हमारा तो मानना है कि जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए और आप दोनों की तो उम्र है एंजॉय करने की। तो करो, मजे करो, प्यार करो। रात को सब सो जाए उसके बाद आप चली जाना अपने पति के पास, वरना हम जानते हैं अपने बड़े राजकुमार को कि वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे। इतना कहकर रवीना जी हंसने लगी। उनकी बातें सुनकर तो श्री दंग रह गई थी, लेकिन अचानक से वो भी मुस्कुराने लगी और हिम्मत करके उनके पीछे पीछे चलने लगी। रवीना जी डाइनिंग हॉल में आई और श्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो बस एक टक दीवानों की तरह मासी के पीछे छुपकर खड़ी अपनी पत्नी को देखे जा रहा था। तभी श्री ने शर्माते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी करके मासी जी के पीछे से अपनी मुंडी निकाल सामने देखना चाहा, तो तभी प्रख्यात की तपिश भरी निगाहों से उसकी निगाहें मिल गई और वो शर्म से लाल हो गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो फिर से मासी के पीछे छिप गई। ये देखकर प्रख्यात की कातिल निगाहों में जुनून और तलब बढ़ने लगी। न जाने कब वो अपनी पत्नी के साथ अपने रूम में जाएगा और इस नाजुक से फूल को खा जाएगा। रवीना जी के पीछे खड़ी श्री को देखकर शिप्रा जी बोली, श्रीनिका, घबराने की जरूरत नहीं है, आइए बैठिए। श्रीनिका चुपचाप रवीना जी से चिपक कर उनके बगल में बैठ गई और ये सब देखकर अभी अपने पापा यानी कि मानसिंह को छेड़ते हुए बोला, ओ शिट पापा, आपकी सीट तो गई, अब माँ आपसे नहीं भाभी से प्यार करती है। देखिए ना, दोनों एक दूसरे से कैसे चिपक रही है, जैसे कोई प्रेमी जोड़ा हो। अभी की बात सुनकर सभी ने श्री और रवीना जी की तरफ देखा तो सब हंस दिए, सिवाय प्रख्यात और मानसिंह जी के। मानसिंह जी ने अपनी पत्नी को घूरा और आंखों से इशारा करने लगे कि आप सिर्फ हमारी हो, बहू से दूर रहो और हमसे चिपक जाओ। अपने पति के इशारे देखकर रवीना जी बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी और जानबूझकर श्री से और ज्यादा चिपकने लगी। और ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक टक अपनी पत्नी को घूरने लगा, जो नीचे देख रही थी। प्रख्यात से अब सहन नहीं हुआ और वो अपनी दमदार आवाज में सख्ती से बोला, श्रीनिका, आराम से बैठकर खाना खाइए और मासी को भी खाने दीजिए, यूं चिपकने की जरूरत नहीं है एक दूसरे से। प्रख्यात की बात सुनकर श्री झेप गई और तुरंत मासी से दूरी बनाकर बैठ गई। ये देखकर अभी को बहुत हंसी आ रही थी और अपनी हिमाद्री की याद भी आ रही थी। न जाने उसकी प्रेमिका कब उसकी पत्नी बनेगी और इस तरह उसके पास बैठकर खाना खाएगी। सब लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन श्री डर रही थी कि जब प्रख्यात को पता चलेगा तो वो क्या करेगा। राणावत जी अपनी तेज और तपिश भरी निगाहों से एक टक श्री को ही देख रहे थे कि वो ठीक से खाना खा रही है या नहीं। वो लड़की खाना खा ही नहीं रही थी, ये उसका रोज का नाटक हो गया है और प्रख्यात उसे समझा समझाकर परेशान हो गया है। श्री ने अभी तक एक रोटी भी पूरी नहीं की थी। धीरे धीरे एक निवाला लिया और उसे देखे जा रही थी। तभी प्रख्यात ने गुस्से में आकर टेबल पर अपना हाथ रख दिया,
जिससे पूरी टेबल हिल गई और सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। और वो गुस्से से अपनी पत्नी को देखते हुए बोला, डॉक्टर के पास जाकर पोषण के इंजेक्शन नहीं लेने हैं तो पेट भर के घर का खाना खा लीजिए, और नहीं खाना है तो बता दीजिए, हम भी उठ जाते हैं। प्रख्यात के गुस्से को देखकर श्रीनिका डर गई और घबराने लगी और वही पूरा परिवार प्रख्यात को देखने लगा। प्रख्यात के ऐसे व्यवहार को देखकर गजेंद्र जी बोले, अरे शांत हो जाइए बेटा, ऐसे गुस्सा करने से वो खाना नहीं खाएगी, आपको प्यार से समझाना चाहिए। अब देखिए वो कितना डर गई है। प्रख्यात श्री की झुकी हुई पलकों को देखते हुए सख्ती से बोला, डरे तो डरे पापा, इसमें गलत भी क्या है? वैसे भी बच्चे के अपने माता पिता से नहीं डरते, तो उसी तरह हम इनके अभिभावक हैं और इनकी ऐसी लापरवाही पर हमें इन्हें डांटना ही होगा और इन्हें डरना भी होगा। प्यार से कई बार समझाया लेकिन इन्हें सुनना ही नहीं है। हम सब ने जहाँ 3 रोटी खा ली है वहाँ इनसे 1 रोटी भी नहीं खाई जा रही है। अरे ये समझती ही नहीं कि ऐसे शरीर नहीं चलता। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है इनकी और अभी से शरीर में ताकत नहीं है, जब देखो तब बेहोश हो जाती है। ये सब क्या है? खाना ना खाने के परिणाम है। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें ठीक से खाना खिलाओ, लेकिन कहाँ से खिलाओ सुनती ही नहीं है। पता नहीं इतना क्यों डरती और घबराती है सबसे, जबकि हम इनके साथ हैं और अब तो पूरा परिवार भी है। दिमाग खराब हो रहा है हमारा इनकी चिंता में, मरे जा रहे हैं हम कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए शरीर में। प्रख्यात की बातें श्री को तकलीफ पहुंचा रही थी और अब उससे सहन नहीं हुआ और देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए और अब वो सुबक सुबक कर रोने लगी। ये देखकर प्रख्यात चुप हो गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेचैनी से अपनी पत्नी को देखे जा रहा था जो रो रही थी। तभी मानसिंह जी बोले, इतना प्यार करते हो, चिंता करते हो, अच्छी बात है, लेकिन डांटा मत करो हमारी बहू को, वो रो रही है देखो, और तकलीफ अब हम सबको हो रही है। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और बेताबी से बोला, श्री रो मत, आप जानती है ना हमें आपका रोना पसंद नहीं है, हमें तकलीफ होती है। सब लोग अपनी आंखों में परवाह और प्यार लिए उस मासूम सी बच्ची को देखे जा रहे थे। तभी श्री सुबकते हुए बोली, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। श्रीनिका की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन प्रख्यात का दिल जोर से धड़कने लगा। सीने में अजीब सा दर्द हुआ कि अब उसकी जान उससे नाराज हो गई है और उस मासूम सी बच्ची ने कितने आंसू बहाए हैं। प्रख्यात अपनी तड़प भरी निगाहों से उसे देखने लगा और वो चुपचाप खाना खाने लगी। शिप्रा जी ने अपना सिर पीट लिया और चिंतित होकर अपने मन में बोली, प्रख्यात की बात एकदम सही है, श्रीनिका को ठीक से खाना खा लेना चाहिए। ऐसी कमजोरी की वजह से ठीक से पति पत्नी का शारीरिक संबंध भी नहीं होता। ऐसी कमजोरी की वजह से ठीक से पति पत्नी का शारीरिक संबंध भी नहीं हो सकता। न जाने इन दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध है भी या नहीं। हे भगवान, हमारे बेटे को हर तरह के सुख मिलने चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और वैवाहिक। आगे चलकर इन्हें बच्चे भी पैदा करने हैं। लगता है आज श्रीनिका से इस बारे में बात करनी होगी। कुछ ही देर में श्रीनिका ने 3 रोटी खा ली और ये देखकर प्रख्यात को दुनिया जहान का सुकून मिला और श्री अपने जगह से खड़ी होकर चुपचाप किचन में चली गई। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली। गुस्सा भी आ रहा था लेकिन तड़प भी हो रही थी अपनी रूठी हुई पत्नी की। अब तो बस जल्दी से वो श्री को अपने साथ रूम में ले जाए और उसे अपनी बाहों में जकड़ ले। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 76। कुछ ही देर में श्रीनिका ने 3 रोटी खा ली और ये देखकर प्रख्यात को दुनिया जहान का सुकून मिला और श्री अपनी जगह से खड़ी होकर चुपचाप किचन में चली गई। ये देखकर प्रख्यात ने अपनी मुट्ठी भींच ली और गुस्सा भी आ रहा था लेकिन तड़प भी हो रही थी अपनी रूठी हुई पत्नी की। अब तो बस जल्दी से वो श्री को अपने साथ ऊपर रूम में ले जाए और उसे अपनी बाहों में जकड़ ले। रात के 10 बजे प्रख्यात सिंपल व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए था और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिसमें से उसका आकर्षक और हसीन सीना दिख रहा था जिस पर बाल उगे हुए थे और 1-2 नाखूनों के निशान भी थे जो जाहिर सी बात है हमारी श्री के थे। प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए इधर उधर टहल रहा था और अपनी दमदार आवाज में बोला, लड़की को कुछ ज्यादा ही डांट दिया आज, अब वो रो रही होगी, ऊपर से हमसे बात नहीं करेगी, वो दुख अलग, लेकिन एक बार पास तो आए हमारे, फिर उसे अपने आप मना लेंगे, पता नहीं कहाँ रह गई है। इतना कहकर प्रख्यात रूम से बाहर निकल आया और रेलिंग के पास आकर नीचे हॉल में देखने लगा जहाँ पर सिर्फ रवीना जी बैठी थी और फोन पर अपनी माँ यानी कि प्रख्यात और अभी की नानी से बात कर रही थी। तभी प्रख्यात बोला, मासी श्री कहाँ है, उन्हें सोना नहीं है क्या, रात के 10 बज रहे हैं। रवीना जी ने ऊपर की तरफ देखा और कॉल पर बात करते हुए बोली, मासा आपसे सुबह बात करते हैं, अभी आपके नातिन से बात कर ले। रवीना जी ने कॉल कट किया और मुस्कुराते हुए बोली, वो तो कब की सोने चली गई है, आप ही जाग रहे हो बड़े राजकुमार। प्रख्यात हैरानी से, सोने चली गई, लेकिन कहाँ पर, उसका रूम तो ऊपर है। रवीना जी, आपकी माताजी का आदेश है कि जब तक आप दोनों की शादी नहीं हो जाती और श्रीनिका का बहू के रूप में इस घर में धूमधाम से स्वागत नहीं हो जाता, तब तक आप दोनों एक कमरे में एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए दीदी श्री को अपने साथ रूम में ले गई है। चलिए अब हम सोने जाते हैं। रवीना जी की बात सुनकर प्रख्यात ने गुस्से से रेलिंग पर मुक्का मार दिया और अपनी गुस्सैल आवाज में बोला, ये क्या फालतू के नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, जबकि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो अब ये सब हम दोनों को दूर कर रहे हैं। अरे बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करने के बाद वो लड़की नॉर्मल हुई थी हमारे साथ, हमारे छूने से अब उसे कोई दिक्कत नहीं थी और ये लोग फिर से एक अजीब सी दूरियां बना रहे हैं और वो लड़की फिर से शर्मिंदगी महसूस करने लगेगी और फिर से उसे समझाने में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नो नो वे, आई वॉन्ट हर एट एनी कॉस्ट। रवीना जी जाते हुए रुक गई और मंद मंद मुस्कुरा कर बोली, आपकी एक बात हमें बचपन से बड़ी अच्छी लगती है कि आप कभी हार नहीं मानते हमारे बेटे। इतना कहकर रवीना जी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और उनकी बात का मतलब समझकर प्रख्यात के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई
और वो अपनी दाढ़ी को मसलते हुए बेहद आकर्षक और शानदार तरीके से बोला, उफ मिसेज राणावत, क्या करें, आपकी आदत लग चुकी है, अब एक रात भी आपके बिना नहीं रह सकते। उफ हमारी जान, हम आ रहे हैं। प्रख्यात की जुनूनी निगाहों में बेहिसाब जुनून और दीवानापन छाने लगा और महाशय बढ़ गए अपनी मंजिल की तरफ। वही एक कमरे में केवल डिम लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी बेड पर बार बार करवट लेती श्रीनिका और उसके बगल लेटी शिप्रा जी पर पड़ रही थी। अंधेरी रात में रूम में बेड पर लेटी श्रीनिका करवट लिए जा रही थी। आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि पति से मिलने की तड़प थी, लेकिन बगल में लेटी सासुमां का खौफ भी था। इसी कश्मकश में रात बीत रही थी। उसके तन बदन में सिहरन दौड़ रही थी। बार बार वो हसीन नजारे निगाहों के सामने घूम रहे थे जो उसने अपने पति के साथ बिताए थे। प्रख्यात दिखने में कितना शरीफ लगता है, लेकिन सिर्फ श्रीनिका जानती है कि असल में वो कितना ज्यादा खतरनाक और अकल्पनीय रोमांटिक है। वो श्री के साथ ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि वो मासूम सी लड़की शर्म से पानी पानी हो जाती है। अपने पति के कार्य याद करके उसके गाल लाल हो गए और वो उत्तेजित होकर बोली, राणावत जी, हमें आपकी आवश्यकता है, प्लीज हमारे पास आ जाओ और ये दूरियां मिटा दो। पति के प्यार के कई निशान श्री अपने बदन पर जगह जगह लिए घूम रही थी। राणावत मेंशन में आने से पहले की रात उन दोनों के बीच हर हद पार वाला इश्क हुआ था, जिसमें वो दोनों ही पूरे पागल हो गए थे और एक दूसरे के बदन पर जगह जगह निशान बना चुके थे, खास करके श्रीनिका के नाजुक बदन पर। वो अपने पति को याद किए जा रही थी, उत्तेजना में अपने पैरों को आपस में मिला रही थी। तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसे पकड़कर सीधा बोरी की तरह अपने कंधे पर उठा लिया। श्री डर गई, लेकिन धीरे धीरे उस व्यक्ति से आती महक को महसूस करते हुए बेताबी से और धीमी आवाज में बोली, राणावत जी। उस व्यक्ति ने श्री को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और इस बार किसी बच्चे की तरह उसे अपनी बाहों में उठा लिया और श्री को रूम से बाहर ले आया। लॉबी में वो आदमी अपनी श्री को गोद में लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा था और श्री के गाल लाल हुए जा रहे थे। दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। श्री की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। यानी कि प्रख्यात इस वक्त अपना सख्त और कठोर चेहरा लिए आगे बढ़ रहा था और उसकी बाहों में झूल रही थी उसकी प्रेमिका, उसकी अपनी पत्नी। प्रख्यात उसे अपने कमरे में ना ले जाकर एक अलग दूसरे कमरे में ले गया, जहां पर अंधेरा छाया हुआ था। प्रख्यात ने रूम में आते ही श्रीनिका को बेड पर लुटका दिया और जल्दी से रूम का दरवाजा बंद कर दिया, तो अब कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। कुछ भी नहीं दिख रहा था और ये देखकर श्री घबराने लगी और बेडशीट को कसकर पकड़कर बोली, राणावत जी, आप कहाँ हैं? कोई जवाब नहीं आने पर वो और ज्यादा डरने लगी और बेड पर सिकुड़ने लगी। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके बेहद करीब आ रहा है, क्योंकि उसकी सांसें श्री को महसूस हो रही थी। वो बहकने लगी। तभी रूम की लाइट्स ऑन हो गई और श्री को अपने पास बैठे अपने पति दिखाई दिए, जो अपनी कातिल निगाहों से उसे देखते हुए उसके करीब आ रहे थे। अपने पति को देखकर श्री खुश हो गई और उसके करीब आने लगी। तभी उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले प्रख्यात ने उसे कितनी बुरी तरह से डांटा था। ये याद आते ही उसने अपने पति के सामने पीठ कर ली और अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई और वो भी अपनी जगह से खड़ा होकर अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी आकर्षक आवाज में बोला, नाराज हो? श्रीनिका अपनी नजरें झुकाकर धीमी आवाज में बोली, हाँ। प्रख्यात, बहुत ज्यादा डांट दिया ना? बहुत ज्यादा। माफ नहीं करोगी? नहीं, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। श्रीनिका खामोश हो गई और वहां से जाने लगी। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके लंबे बालों को देखते हुए जुनून और शिद्दत से बोला, ओ जान, ऐसे मत जाओ, माफ कर दो। आपकी फिक्र है इसलिए गुस्सा हो गए थे। एक बार बाहों में आ जाइए, इस बेचैन दिल को सुकून दे दीजिए। श्रीनिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दूसरे हाथ को अपने सीने पर रखा और बेचैनी से बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही प्रख्यात ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी बाहें फैलाकर सच्ची शिद्दत और तड़प से बोला, आ जाओ हमारे पास, समा जाओ हमारे अंदर। श्रीनिका ने मुड़कर तुरंत अपने पति की तरफ देखा और तेज तेज सांसें लेते हुए बेचैनी और बेताबी से उसे देखने लगी। प्रख्यात असीम प्रेम और शिद्दत से बोला, आओ हमारे पास श्री, इस तरह तड़पाओ मत। श्रीनिका हिल तक नहीं रही थी और ये देखकर राणावत जी का दिल दुखने लगा। उन्होंने गहरी सांस ली और श्री के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखकर तड़प से बोला, आपकी नाराजगी हमारे सराखों पर। हम जानते हैं आपको बहुत बुरा लगा है, तभी तो हमारे पास तक नहीं आ रही हो। कोई बात नहीं श्री, हम आपका इंतजार करेंगे। इतना कहकर प्रख्यात वहां से जाने लगा। वो जैसे ही रूम के दरवाजे के पास आया, तभी श्री भागती हुई वहां पर आई और रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर बेचैनी से बोली, आप कहीं नहीं जाओगे? प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा और वो अपनी जुनूनी तड़प भरी निगाहों से अपने पत्नी को देखने लगा और बेकाबू हुए जा रहा था। उसने श्री के गाल को छूना चाहा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और हद से ज्यादा बेचैन होकर बोली, मुझे गुस्सा आ रहा था। प्रख्यात इस बार सीधा उसके आगे घुटने के बल बैठ गया और अपना सिर झुकाकर आदर और शिद्दत से बोला, माफ कर दीजिए हमारी श्री जी, हमने आपको रुलाया, लेकिन अब से आपकी आंखों में आंसू होंगे तो सिर्फ सुख के, ये वादा है हमारा। श्री ने अपनी मासूम और प्रेममय निगाहों से घुटनों के बल बैठे अपने पति की तरफ देखा और बोला, मुझे आप चाहिए हो, अभी के अभी। प्रख्यात ने नजरें उठाकर अपनी पत्नी को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर सीधा अपनी जांघ पर बिठा दिया। श्री शर्माने लगी और अपनी चूड़ियों से खेलते हुए बोली, सासू माँ ने कहा है कि शादी तक हम दोनों एक दूसरे के साथ। प्रख्यात आकर्षक मुस्कान लिए और उसके गाल पर अपनी दाढ़ी रगड़ते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होता हमारी श्री जी, हम दोनों के बीच में पहले से ही सब कुछ हो चुका है, तो अब और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री, सासू माँ ने कहा था कि पाप लगता है।
प्रख्यात ने उसके चेहरे को देखकर हैरानी से कहा, बेटा, पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती हो, हंसी आती है। अब पति पत्नी शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो इसमें कैसा पाप? हाँ, अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तब हम दोनों शारीरिक संबंध बनाते तो बात अलग है। और वैसे भी ये कोई शारीरिक संबंध नहीं है, ये तो हम दोनों का प्यार है एक दूसरे के लिए। चलो अब जाओ, बेड पर बैठ जाओ, हम अभी आते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। श्री हिचकिचाते हुए अपने पति को देख रही थी, जो अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर कुछ निकाल रहा था। तभी प्रख्यात सख्ती से बोला, अरे हमारी माँ की बहू, जाओ जाकर बेड पर बैठ जाओ। श्रीनिका झेप गई और तुरंत बेड पर जाकर सिकुड़ कर बैठ गई। प्रख्यात बाथरूम में चला गया और अपना काम करके वापस लौट आया। राणावत जी आकर्षक मुस्कान और आंखों में कई अरमान लिए बेड की तरफ बढ़ने लगे। बेड पर बैठी अपनी पत्नी के पास बैठकर वो उसका हाथ पकड़ने लगे और तलब से बोले, अच्छा श्री, कल की रात जो हुआ था उससे आप खुश तो हुई थी ना? श्री शर्म से पानी पानी हो गई और अपनी नजरें झुकाकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा और आंखों में जुनून छाने लगा। इश्क के नशे में चूर होकर वो जैसे ही अपने पत्नी के करीब आने लगा, तभी वो डर के मारे पीछे हटने लगी। ये देखकर प्रख्यात सख्ती से बोला, आप ऐसे क्यों डर रही है? जैसे कोई हम अनजान आदमी है या हम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है तो आपको डर लग रहा है कि हम आपको टच कर लेंगे, जबकि हम आपके पति हैं। डरिए मत, सब कुछ हो चुका है हमारे बीच पहले से ही, आइए हमारे पास। इतना कहकर प्रख्यात उसके और करीब आने लगा और जैसे ही उसके होठों को चूमने लगा कि श्री ने प्रख्यात के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बेताबी से बोली, आज यहाँ पर नहीं, कहीं और चलो ना। प्रख्यात नशे में चूर हो उसकी उंगलियों को चूमते हुए बोला, कहाँ जाना है हमारी श्री को, बताओ, अभी ले चलते हैं। श्रीनिका शर्माते हुए बोली, बाथरूम में जाना है, हमें वॉशरूम जाना है। ये सुनकर प्रख्यात ने उसकी उंगली काट दी और बोला, चुपचाप बैठी रहो, कोई वॉशरूम नहीं जाना है तुम्हें, हमें सब पता है। अरे आई है प्लीज। लेकिन हमें तो नहीं आई ना, तो बस। आप तो अभी जस्ट फ्रेश होकर आए हैं, लेकिन मुझे जाना है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब नहीं रोक सकती। प्रख्यात ने गुस्से से तकिए को पहले खुद के सिर पर मारा और फिर श्री के सिर पर। श्री अपने बिखरे बालों को ठीक करते हुए जल्दी से बेड से उठकर भाग गई और प्रख्यात महाशय उसके इंतजार में बेकरार होने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 77। श्रीनिका शर्माते हुए बोली, बाथरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। ये सुनकर प्रख्यात ने उसकी उंगली काट दी और बोला, चुपचाप बैठी रहो, कोई वॉशरूम नहीं जाना तुम्हें, हमें सब पता है। अरे आई है प्लीज। लेकिन हमें तो नहीं आई ना, तो बस। आप तो अभी जस्ट फ्रेश होकर आए हैं, लेकिन मुझे जाना है, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब नहीं रोक सकती। प्रख्यात ने गुस्से से तकिए को पहले खुद के सिर पर मारा और फिर श्री के सिर पर। श्री अपने बिखरे बालों को ठीक करते हुए जल्दी से बेड से उठकर भाग गई और प्रख्यात महाशय उसके इंतजार में बेकरार होने लगे। कुछ देर बाद उनकी प्यारी सी पत्नी फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकल आई। इधर उधर देखते हुए बोली, अरे ये कहाँ पर चले गए, सच में नाराज हो गए क्या? श्रीनिका यही सब सोचती हुई इधर उधर देख रही थी। तभी ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुला और उसमें से शर्टलेस होकर प्रख्यात बाहर आया। श्री की नजर जैसे उसके खुले और आकर्षक सीने पर पड़ी तो वो मदहोश होने लगी और अपनी मुट्ठी भींचकर एक टक अपने पति की चेस्ट को देखने लगी, जो बहुत ही आकर्षित लग रही थी। ये देखकर तो श्री के गले का पानी ही सूख गया और गाल लाल हो गए। तभी प्रख्यात ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद करते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, अब ठीक है आप? श्री अपने ख्यालों से बाहर आई और हड़बड़ा कर बोली, हाँ। प्रख्यात सोफे पर जाकर आराम से किसी राजा की तरफ बैठ गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए सीरियस होकर बोला, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आइए सामने खड़ी हो जाइए। श्री को महसूस हुआ कि शायद प्रख्यात इस वक्त सीरियस है, तभी तो इस तरह बात कर रहा है। वो चुपचाप उसके सामने आकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई और उसके झुके हुए चेहरे को देखकर राणावत जी अपनी भारी आवाज में बोले, देखो श्री, हम वो इंसान नहीं है जिसे मजा आता हो अपनी पत्नी पर हुकूमत चलाने में, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को सबके सामने डांट दे। हम वो इंसान है जिसे अपनी पत्नी से शारीरिक सुख से ज्यादा तो उसकी सही सलामती चाहिए, क्योंकि हम आपसे प्यार से ज्यादा इंसानियत रखते हैं। हम आपको कतई सबके सामने नहीं डांटना चाहते थे, लेकिन डांटा उसके लिए माफी मांगते हैं। हम जरा अपने गुस्से को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, किंतु अब आपको अपने शरीर का ख्याल रखने की जरूरत है। आपको अंदाजा तक नहीं है कि आपका स्टेमिना कितना कमजोर है। अब हमें बोलते हुए हिचकिचाहट होती है, लेकिन आप बहुत जल्दी थक जाती है, जो कि नॉर्मल नहीं है। चलिए, शारीरिक संबंध इतने मायने नहीं रखते, लेकिन कभी ना कभी तो बच्चे पैदा करने ही होंगे ना, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, खासकर एक महिला की। तो कृपया करके अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी सेहत पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम आपके साथ हैं। उन घटिया लोगों ने जो किया उसकी सजा उन्हें जिंदगी भर मिलती रहेगी, लेकिन अब हम दोनों को एक दूसरे पर ध्यान देने की जरूरत है और इतना डरने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, और जो कहता भी है तो फिर हम किस लिए है। मजबूत बनो, डट कर खड़ी रहो। अरे आपका पति कौन है ये तो सोचो। कल से हमें एक मजबूत श्रीनिका की झलक दिखनी चाहिए, ओके? अपने पति की एक एक बात श्री के दिमाग में घुस रही थी और उसमें जोश भर रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और मजबूती से बोली, आपने सही कहा। जब मेरे पति मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी और एक मजबूत महिला बनकर आपके सामने आऊंगी। प्रख्यात, अच्छा वैसे आपको एक बात बताते हैं,
महिलाओं के लिए हम हमेशा से कुछ करना चाहते थे, इसलिए 22 वर्ष की उम्र में ही हमने एक महिला आश्रम खोला था, जिसकी आज कई शाखाएं हैं। भारत के अलग अलग शहर में है। दिल्ली में 2 आश्रम है। तो क्या आप एक आश्रम को हैंडल करना चाहेंगी, ताकि उन महिलाओं को भी अच्छा लगे और आप भी इस बाहरी दुनिया को जान पाए? ये सुनकर श्री खुशी से बोली, हाँ मैं करूंगी, मुझे भी कुछ करना है अपनी जिंदगी में, तो क्यों ना आश्रम में ऐसी दुखियारी महिलाओं की सेवा करूं। प्रख्यात अपनी टांग पर टांग रखते हुए बोला, ठीक है, कल आप विहान के साथ चली जाना, वो सुबह आपको लेने आ जाएंगे। क्या आप नहीं आएंगे? हमारी मीटिंग है, आप जाइए आराम से। श्रीनिका उदास होकर अपने पति को देखने लगी। तभी वो बोला, जाइए अब जाकर सो जाइए, लेट हो गया है। श्रीनिका उंगलियों को मोड़ते हुए बेचैनी से बोली, सच में सोना है? श्रीनिका का मन भारी हो गया और वो चुपचाप बेड पर जाकर लेट गई और अपने पति के सामने पीठ करके लेट गई। वो अपने पति के बारे में सोच सोचकर दुखी हुए जा रही थी। तभी प्रख्यात ने उसके करीब आकर कहा, आप माँ के पास चली जाइए, वरना उन्हें शक होगा। श्रीनिका अपनी जगह से उठ गई और प्रख्यात के चेहरे को गुस्से से देखा और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। प्रख्यात तो दंग रह गया। उसने आज पहली बार ही श्री की आंखों में गुस्सा देखा था, वो भी इतना खतरनाक। राणावत जी के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान आ गई और वे बोले, हम इन्हें मजबूत बनाने तो चले हैं, लेकिन कहीं हमारी बिल्ली हमसे म्याऊं ना कर दे। पता चला गुस्सैल श्रीनिका का पहला शिकार उसका अपना पति ही बना। राणावत जी मुस्कुराने लगे और उस कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में चले गए। अब तो हमारी श्री को नींद ही नहीं आ रही थी। वो मासूम खुद को दोष देने लगी कि कहीं उसकी शर्म की वजह से प्रख्यात करीब आने से रुक तो नहीं रहा, उससे नाराज तो नहीं हो गया। प्यारी सी श्री काफी देर तक इस बारे में सोचती रही और उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह 7 बजे वो नहा धोकर रूम से बाहर निकल आई और हॉल में खड़े अपने पति को बेताबी से देखने लगी, जो विहान से बात कर रहा था। श्री अपनी उंगलियां मोड़ रही थी और अपने मन में बेचैनी से बोली, क्या ये मुझसे अभी तक नाराज है? श्रीनिका अपने मन में बोले जा रही थी। तभी वहां पर रवीना जी आ गई और प्यार से बोली, आओ श्रीनिका, नाश्ता कर लो। ये सुनते ही प्रख्यात ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी नजरें झुकाकर खड़ी थी। ये देखकर प्रख्यात ने दोबारा विहान की तरफ देखा और अपनी दमदार आवाज में बोला, जाइए, इन्हें आश्रम ले जाइए और वक्त से घर छोड़ देना, हम मीटिंग के लिए निकलते हैं। इतना कहकर प्रख्यात तुरंत वहां से चला गया और ये देखते ही श्री बहुत ज्यादा उदास हो गई। प्रख्यात ने उससे बात भी नहीं की, उसके सामने ठीक से देखा भी नहीं। आखिर उसने ऐसी क्या गलती कर दी जो इस तरह की बेरुखी दिखा रहा है उसका पति? लेकिन वो भी मासूम क्या कर सकती थी, ज्यादा बोल नहीं सकती थी, इसलिए नाश्ता करके चुपचाप विहान के साथ आश्रम चली गई। आश्रम जाकर वो अपनी उदासी भूल गई, क्योंकि वहां पर मौजूद महिलाओं से मिली, उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना और सब कुछ समझने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सोच लिया था कि वो इन सब के लिए कुछ करना चाहती है, ताकि ये औरतें कभी अपनी जिंदगी में दुखी ना हो, हमेशा खुश रहे। आश्रम में वो 2-3 घंटे रुकी थी। उसके बाद विहान उसे वापस राणावत मेंशन ले जाने लगा। तो वो बोली, भैया मुझे एक बार फ्लैट पर जाना है, मेरा कुछ जरूरी सामान वहां पर रखा है, उसे भी लाना है। विहान, ठीक है, तो मैं तुम्हें फ्लैट पर छोड़ देता हूँ और आधे घंटे बाद वापस आऊंगा, मुझे जरा काम है जरूरी। श्रीनिका ने हाँ कह दिया और विहान उसे फ्लैट पर ले गया। उसने उसे घर के अंदर अच्छे से छोड़ा और बोला, अपना ख्याल रखना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। श्री ने हाँ कह दिया और विहान वहां से चला गया। बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को उसने कह दिया था कि श्रीनिका का ख्याल रखे। लेकिन तभी बिल्डिंग की साफ सफाई करने वाला एक आदमी, जिसने श्री को फ्लैट के अंदर जाते हुए देखा था, अपनी नीयत खराब होते हुए वो फ्लैट के दरवाजे को खटखटाने लगा। श्री ने दरवाजा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र बड़ी मुश्किल से 20-22 साल की होगी, यानी कि वो श्रीनिका की उम्र का ही था, या फिर ये कह सकते हैं कि श्रीनिका उससे 1-2 साल बड़ी थी। श्री उस लड़के को देखते हुए बोली, जी क्या काम है आपको? इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उस लड़के की नीयत खराब हो गई और वो बोला, फ्लैट की सफाई करनी थी मैडम, तो क्या मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी काम वाली आकर कर देगी। मैडम, बिल्डिंग का रूल ऐसा ही है कि एक बार बिल्डिंग के मालिक की तरफ से सारे फ्लैट्स की सफाई करवाई जाती है, और वैसे भी अब दिवाली आने वाली है तो साफ सफाई तो करनी ही पड़ेगी, वरना मालिक हमें डांटेंगे। हम ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सफाई करके चले जाएंगे। श्री ने हाँ कहा और वो लड़का अंदर आ गया। वो हॉल में साफ सफाई कर रहा था और श्री रूम में अपना कुछ सामान पैक कर रही थी। तभी वो लड़का उसके रूम के अंदर आ गया और कुछ पलों में श्री के चिल्लाने की आवाज आई। कुछ देर बाद वो लड़का घायल होकर फ्लैट के दरवाजे के बाहर लॉबी में जमीन पर पड़ा था और रो रहा था, चीख रहा था, और मासूम सी दिखने वाली नाजुक से बदन वाली कन्या, जिसने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी, पल्लू को अपनी कमर में घुसाया हुआ था और हाथ में झाड़ू लेकर उस आदमी को बुरी तरह से मारे जा रही थी और अपने दांत पीसते हुए बोलती जा रही थी, सिर्फ शक्ल से मासूम हूँ, अकल से नहीं। अकेली देखी तो छेड़ने चले आए। अब मैं वो कमजोर लड़की नहीं हूँ जो किसी भी गैर की ऊंची आवाज को सुनकर डर जाऊँ। इस पूरी दुनिया में मैं सिर्फ मिस्टर प्रख्यात राणावत से डरती हूँ। अब मैं श्रीनिका प्रख्यात सिंह राणावत हूँ। खाल उतार दूंगी अगर मुझे गंदी नजर से देखा भी तो। इतना कहकर श्रीनिका उस लड़के को मारने लगी। तभी प्रख्यात और अभिमन्यु तेजी से वहां पहुंच गए और जैसे ही उन दोनों ने वो नजारा देखा तो वो दोनों ही दंग रह गए। राणावत जी के होठों पर कातिल मुस्कान आ गई और वे वहीं दीवार से टिककर बड़ी स्टाइल से खड़े हो गए और अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपने शेरनी को घमंड और गुरूर से देखने लगे। अभी ने तो एक घूंटी भर लिया था और बोला, भाई तो शेर है ही। सोचा था भाभी सीधी सादी गाय होगी, लेकिन अपने पति की संगत का असर पाकर ये भाभी भी खूंखार शेरनी बन चुकी है। हाय, कैसे मार रही है बेचारे प्राणी को। प्रख्यात एकटक अपनी सुंदरी को देख रहा था और उसके लिए मरे जा रहा था। उफ, ये डरपोक और सीधी कन्या के रूप में तो बवाल ही बवाल है, लेकिन एक शेरनी के रूप में तो ये कयामत है।
श्रीनिका उस आदमी को मारते मारते थक गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। तभी राणावत जी बेहद आकर्षक तरीके से और जुनून से बोले, ओ हमारी श्री, थक गई, हमारी नाजुक रानी के हाथों में दर्द होने लगा है। ये आवाज सुनते ही श्रीनिका डर गई। जैसे ही सामने देखा और उसके पसीने छूट गए। द ग्रेट प्रख्यात सिंह राणावत अपनी कातिल और नशीली निगाहों से उसे ही देख रहे थे। अपने पति को देखते ही श्री ने तुरंत झाड़ू उस आदमी के ऊपर फेंक दिया और तेजी से वहां से भागकर घर के अंदर चली गई। ये देखकर राणावत जी की कातिल मुस्कान और भी ज्यादा खतरनाक हो गई और वो आगे बढ़ने लगे। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 78। प्रख्यात एकटक अपनी सुंदरी को देख रहा था और उसके लिए मरे जा रहा था। उफ, ये डरपोक और सीधी कन्या के रूप में तो बवाल है, लेकिन एक शेरनी के रूप में तो कयामत ही है। श्रीनिका उस आदमी को मारते मारते थक गई और तेज तेज सांसें लेने लगी। तभी राणावत जी बेहद आकर्षक तरीके से और जुनून से बोले, ओ हमारी श्री, थक गई, हमारी नाजुक रानी के हाथों में दर्द होने लगा है। ये आवाज सुनते ही श्रीनिका झेप गई। उसने जैसे ही सामने देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। द ग्रेट प्रख्यात सिंह राणावत अपनी कातिल और नशीली निगाहों से उसे ही देख रहे थे। अपने पति को देखते ही श्री ने तुरंत झाड़ू उस आदमी के ऊपर ही फेंक दिया और तेजी से वहां से भागकर घर के अंदर चली गई। ये देखकर राणावत जी की कातिल मुस्कान और भी ज्यादा खतरनाक हो गई और वो आगे बढ़ने लगे। राणावत जी जमीन पर पड़े उस आदमी के पास आए और अपनी दाढ़ी मसलते हुए गाना गुनगुनाते हुए एटीट्यूड से बोले, अंग अंग को तोड़ा, उफ ऐसा तोड़ा, हम बिखर गए, ओ हम बिखर गए। अभी को हंसी आ गई और वो भी आगे आकर हंसते हुए बोला, तड़प तड़प कर इस बदन से कर्राह निकलती रही, हाय ऐसा क्या गुनाह किया जो पिट गए, हाय पिट गए। इतना कहकर अभी ने हाई फाई करने के लिए प्रख्यात की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो उसे घूरने लगा और बेचारे अभी का हाथ हवा में ही रह गया। लेकिन तभी प्रख्यात ने उसके हाथ पर ताली मारी और एटीट्यूड से बोला, गुनाह किया है तभी तो ये हाल है। उफ, लेकिन थोड़ा कम ही मारा है श्री ने इसे। छोटे राजकुमार, क्या कहते हो, थोड़े हाथों की खुजली मिटा ली जाए। अभी अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए, भाई साहब आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दिस। बस फिर क्या था, दोनों भाई मिलकर उस लड़के को मारे जा रहे थे और अब वो बेहोश हो चुका है। ये देखकर विहान, जो कि काफी देर से दोनों भाइयों को देख रहा था, भागता हुआ आगे आया और बोला, अरे बस करो आप दोनों, अब क्या जान से मारोगे इसे? रुको एक बार चेक करता हूँ, कहीं मरवर तो नहीं गया। अभी तो अच्छा ही है, मजा आएगा। विहान ने अपना सिर पिट लिया और झुककर उस लड़के की सांसें चेक करते हुए बोला, ढीठ है साला, अभी तक जिंदा पड़ा है, मैंने सोचा इतनी मार खाकर टपक गया होगा। प्रख्यात ने विहान के कंधे पर हाथ रखा और अपनी दाढ़ी मसलते हुए जमीन पर पड़े उस लड़के को देखते हुए बेहद खतरनाक तरीके से बोला, तो क्या कहते हैं आप कि इस ढीठ को मार डाले, इसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा और हमारी आत्मा को सुकून। विहान ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और बोला, अरे मेरे मालिक, आप जरा शांत रहिए, आपकी उग्रता और बेबाकी से अब हमें भी डर लगने लगा है, क्यों किसी के मर्डर का मामला शुरू करें। प्रख्यात ने गहरी सांस ली और अपनी दमदार आवाज में बोला, इसका इलाज मत करवाना, इसे तो इस बिल्डिंग के ओनर के घर की दहलीज पर फेंक कर आओ और बताओ उसे कि वो क्या ही इस बिल्डिंग को चलाएगा जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर प्रख्यात अपने घर के अंदर चला गया। श्रीनिका किचन में खड़ी चाय बना रही थी और किचन के द्वार पर खड़े राणावत जी उसके कांपते हुए हाथों को देखकर जुनून से बोले, हे ब्यूटीफुल लेडी, कमाल कर दिया आज तो आपने। अपने पति की बात सुनकर श्री झेप गई, उसके हाथ से कप छूटकर स्लैब पर ही गिर गया। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए बेहद आकर्षक तरीके से बोला, श्री, बाहर इतनी बहादुरी दिखाई आपने और अब अपने पति से ही डर रही हो। श्रीनिका कुछ नहीं बोली, बस अपने पति के सामने पीठ करके खड़ी रही। ये देखकर प्रख्यात उसके पास आया और उसके बालों के जूड़े को एक झटके से खोल दिया। उफ, श्री के लंबे भूरे बाल लहराते हुए प्रख्यात के चेहरे पर आए, जिससे वो मोहित हो गया। उसने श्री के बालों में मुंह घुसा दिया और उसकी गठीली कमर को कसकर पकड़ लिया। श्री के बदन पर रोंगटे खड़े हो गए और सीना ऊपर नीचे होने लगा। प्रख्यात उसके बालों की महक लेते हुए नशे से बोला, नाराज नहीं थे सुबह, बस बेचैन थे कि 3 दिनों तक आपसे दूर कैसे रहेंगे। कल गणेश पूजन है, उसके बाद हल्दी मेहंदी और फिर विवाह और उसके बाद हम दोनों का मिलन। ये सुनकर श्री की आंखों में चमक आ गई और वो अपनी मीठी आवाज में बोली, मुझे भी उस दिन का इंतजार है। ये सुनकर राणावत जी का दिल धक धक करने लगा और उन्होंने अपनी पत्नी को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर जुनून से बोले, बहुत प्यार करते हैं हम आपसे, बहुत ज्यादा। श्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और असीम प्रेम से बोली, मैं भी राणावत जी। श्री के रसीले होठों को देखकर प्रख्यात बेताबी से बोला, श्री, शादी से पहले ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इन लबों को तो छू सकते हैं ना। श्री ने कुछ नहीं कहा और ये देखकर प्रख्यात समझ गया कि अभी उसे रुकना होगा। राणावत जी उसके चेहरे को देख रहे थे। तभी वो अपनी नजरें उठाकर बेताबी से बोली, कहीं और चले, क्योंकि किचन में कोई और भी आ सकता है। उफ, ये लड़की तो सच में कमाल ही है। प्रख्यात का तन बदन सियर उठा। उसने श्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने रूम में ले गया और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। श्रीनिका दीवार से चिपक कर खड़ी अपनी बेताब और जुनून से पूर्ण निगाहों से अपने जुनूनी पति को देख रही थी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अपने पति को देखकर श्री ने अपनी मुट्ठी भींच ली और तेज तेज सांस लेने लगी। तभी प्रख्यात उसके बेहद करीब आ गया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए जुनून से बोला, खा जाओ आपको। श्रीनिका तेज सांस लेते हुए बोली,
अभी नहीं। बहुत तड़पा रही हो श्री, कसम से जिस दिन पूरी हाथ लगोगी आपकी हालत खराब हो जाएगी। शर्म और उत्तेजना के कारण श्री ने प्रख्यात की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और बेताब होकर बोली, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जिसमें सिर्फ हम दोनों होंगे और कोई नहीं। श्रीनिका के इतना कहते ही प्रख्यात ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और सवार हो गया अपनी पत्नी के लबों पर। श्री आज उसका साथ दे रही थी, यानी कि सामने से उसे चूमने की कोशिश कर रही थी। उसकी इस कोशिश ने प्रख्यात को पागल कर दिया और उसने श्री को पकड़कर सीधा बेड पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गया। दोनों नशे में चूर होकर एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। तभी श्री ने बेहद आकर्षक तरीके से प्रख्यात के सीने पर हाथ रखा और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। ये देखकर प्रख्यात के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो उस बेताब और बेसब्र लड़की को देखकर बोला, सेवन करना चाहती हो अपने पति का, खाना चाहती हो अपने पति को। श्री ने शर्म से अपनी नजरें चुरा ली और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा, जिसे देखकर प्रख्यात से अब कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और उसने एक झटके में अपनी शर्ट उतारकर फेंक दी। प्रख्यात की चेस्ट देखकर श्री के मुंह से आवाज निकली, प्रख्यात, हाँ आपका ही है सब कुछ। श्री बेचैन हो गई और उसने प्रख्यात को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गई। प्रख्यात का सीना ऊपर नीचे होने लगा, यूं अपनी पत्नी को अपने ऊपर देखकर। वही श्री अपने पति के सीने को देखकर पागल हुए जा रही थी। कितना हॉट और हसीन है ये। श्री ने उसके सीने पर अपने हाथ रखे और उत्तेजित होने लगी। उसकी छुअन से प्रख्यात ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांस लेने लगा। श्री ने झुककर उसके सीने को चूमा तो प्रख्यात सियर उठा। उसने श्री के लंबे बालों को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी उन दोनों के कान में आवाज आई, भाभी कहाँ हो? ये सुनते ही श्री झेप गई और तुरंत प्रख्यात के ऊपर से हटकर एक तरफ खड़ी हो गई। प्रख्यात को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने बगल रखे तकिए को उठाया और सीधा सामने दरवाजे पर दे मारा। श्री उसे देखकर डर गई और तुरंत रूम से बाहर निकल गई। वही प्रख्यात बेड से उठा, उसने अपनी शर्ट पहनी और रूम से बाहर निकलकर हॉल में आया, जहाँ सोफे पर विहान और अभी बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे और श्री विहान के बगल में खड़ी थी। प्रख्यात ने उन तीनों को घूरा और बोला, क्या हुआ, अपने अपने काम पर जाओ ना आप दोनों। विहान, जाने ही वाले थे, फिर सोचा क्यों ना श्रीनिका के हाथों से बनी चाय और नाश्ता करके जाए। अभी, यस भाभी, हमारे लिए पोहा बनाना। श्री ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी प्रख्यात अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं खोला है श्री ने, जो अलग अलग फरमाइश चल रही है, जो बना है वही खा लो। अभी ने मुंह बनाया और प्रख्यात अपनी सख्त आवाज में बोला, जाइए मैडम, अब आप क्यों हमें घूर रही है, जब घूरना होता है तब तो घूरती नहीं। श्री जल्दी से किचन में भाग गई। उसके जाते ही प्रख्यात भी सोफे पर आकर बैठ गया और सीरियस होकर बोला, विहान, इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था श्री को। ये तो रहवासी एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मगर कहीं अनजान जगह होती तो खतरा हो जाता। मर्दों को पता नहीं क्या हो गया है जो हर लड़की पर अपनी दरिंदगी दिखा रहे हैं। विहान, भाई मैं आगे से ख्याल रखूंगा। वैसे देश में घुसपैठिए भरे पड़े हैं जो कि ऐसे गलत काम करते हैं और बदनाम पूरा देश और पुरुष समाज होता है। सरकार को कड़क कानून लाने चाहिए ऐसे घुसपैठियों के लिए और इन्हें देश से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रख्यात अपनी टांग पर टांग रखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन इस देश में ही कई गद्दार भरे पड़े हैं जो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते, वरना इनकी विदेशों से फंडिंग बंद हो जाएगी तो सड़क पर आ जाएंगे ये गद्दार। बट होप सो कि सरकार कुछ तो करेगी इन घुसपैठियों को बाहर फेंकने के लिए। हमारे देश का संसाधन ये बाहरी लोग यूज करते हैं, जैसे कि सरकार की जो आवास योजना है वो आम और गरीब भारतीयों के लिए है, लेकिन इसका दुरुपयोग ये घुसपैठिया ज्यादा करते हैं, जिससे कि मूल भारतीय परेशान होते हैं। अभी हैरानी से बोला, भाई साहब राजनीति में हो क्या जो इतनी जानकारी है आपको? विहान, भाई राजनीति में नहीं है, बल्कि राजनेता से इनकी जान पहचान बहुत ज्यादा है। अभी और विहान यूं ही प्रख्यात से दूरी बनाकर दुनिया भर का ज्ञान लेने लगे। कुछ देर बाद श्री सबके लिए चाय और पोहा लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोली, आप तीनों आ जाइए। पोहे की खुशबू लेते ही अभी तुरंत डाइनिंग टेबल के पास चला गया और जल्दी से चेयर पर बैठ गया। श्री उसे नाश्ता सर्व करने लगी और उसके बाद विहान और प्रख्यात भी आकर बैठ गए। श्री ने उन तीनों को नाश्ता सर्व किया और अपने पति की तरफ देखने लगी, जो कि मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए नाश्ता कर रहा था। ये देखकर उसने मुंह बनाया और अपने मन में बोली, सच में ये मर्द जात ही ऐसी होती है, जब इनका मन हो तो रोमांटिक बन जाते हैं और जब काम हो तब ऐसे सख्त बन जाते हैं। श्री उसे ही देखती रही और कुछ देर बाद प्रख्यात विहान के साथ कंपनी के लिए निकल गया और श्री अभी के साथ घर के लिए निकल गई। पूरे रास्ते वो उदास बैठी थी, तभी उसका मूड ठीक करने के लिए अभी बोला, अच्छा भाभी आइसक्रीम खाना चाहेगी आप? श्रीनिका, नहीं, हिमा से तो मिलना चाहेंगी ना, आज वो बिजी है। अभी मुंह बनाते हुए बोला, सही कहा, वो है ही ऐसी, हमसे भी बात करने की जरूरत नहीं समझती वो निर्मोही लड़की। श्री कुछ नहीं बोली। तभी अभी बोला, वैसे एक आइडिया है, हम दोनों भाई साहब की कंपनी चलते हैं, उन्हें सरप्राइज देते हैं, मजा आएगा। ये सुनकर श्री की आंखों में चमक आ गई और उसने हाँ कह दिया। कुछ देर बाद वो दोनों देवर भाभी प्रख्यात की कंपनी यानी कि राणावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पहुंच गए। प्रख्यात को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी पत्नी आज उसको सरप्राइज देने कंपनी आ रही है। अभी ने विहान को भी बुला लिया था और अब वो तीनों मिलकर आगे बढ़ने लगे। तभी विहान बोला, अभी तो उनकी मीटिंग चल रही है, इसलिए श्रीनिका तुम उनके कैबिन में बैठकर उनका इंतजार करो। श्रीनिका ने हाँ कहा और वो तीनों आगे बढ़ने लगे। तभी अभिमन्यु का फोन बजने लगा, इसलिए वो एक तरफ चला गया। वही विहान श्री को लेकर आगे बढ़ने लगा। श्री खुशी और उत्साह से पूरी कंपनी को देख रही थी। सब कुछ कितना अच्छा था, वेल मैनेज्ड था। प्रख्यात की कंपनी है तो एकदम बेस्ट ही होगी, जिसमें कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल उसी की तरह। वहीं दूसरी तरफ राणावत जी अपनी मीटिंग खत्म करके आगे बढ़ रहे थे और अपने कैबिन में आकर उन्होंने अपने कोट को एक तरफ रखा और पानी का ग्लास लेकर पानी पी रहे थे।
तभी कैबिन का दरवाजा खटखटाया गया तो वे अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोले। उनके इतना कहते ही एक लड़की घबराती हुई कैबिन के अंदर आ गई और प्रख्यात जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा तो वो तुरंत उसके आगे घुटनों के बल बैठ गई और उसकी तरफ फूल बढ़ाते हुए बेचैनी से बोली, मिस्टर प्रख्यात सर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं तड़प रही हूँ अपने दिल की बात आपसे कहने के लिए। मैं पिछले 4 साल से आपको चाहती हूँ लेकिन कभी कह नहीं पाई, इसलिए आज कहती हूँ कि आई रियली 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 लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। उस लड़की की बात सुनकर प्रख्यात दंग रह गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कुछ कहने लगा। तभी कैबिन के दरवाजे पर खड़ी उसकी श्री आंखों में आंसू लिए बोली, मैं जा रही हूँ विहान भैया। ये सुनकर और देखकर प्रख्यात के माथे पर पसीने की बूंद छाने लगी। आंखों में तड़प और तकलीफ साफ दिखने लगी और वो जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ बढ़ा तभी वो वहां से भाग गई। और ये देखकर राणावत जी पागल हो गए और उसके पीछे पीछे भागने लगे। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 79। एक लड़की घबराती हुई कैबिन के अंदर आ गई और प्रख्यात जैसे उसकी तरफ मुड़ा तो वो तुरंत उसके आगे घुटनों के बल बैठ गई और उसकी तरफ फूल बढ़ाते हुए बेचैनी से बोली, मिस्टर प्रख्यात सर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं तड़प रही हूँ अपने दिल की बात आपसे कहने के लिए। मैं पिछले 4 साल से आपको चाहती हूँ लेकिन कभी कह नहीं पाई, इसलिए आज कहती हूँ कि आई रियली 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 लव यू एंड आई वांट टू मैरी यू। उस लड़की की बात सुनकर प्रख्यात दंग रह गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कुछ कहने लगा। तभी कैबिन के दरवाजे पर खड़ी उसकी श्री आंखों में आंसू लिए बोली, मैं जा रही हूँ विहान भैया। ये सुनकर और देखकर प्रख्यात के माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी। आंखों में तड़प और तकलीफ साफ दिखने लगी और वो जैसे ही अपनी पत्नी की तरफ बढ़ने लगा तभी वो वहां से भाग गई। और ये देखकर राणावत जी पागल हो गए और उसके पीछे पीछे भागने लगे। श्रीनिका गुस्सा और आंखों में आंसू लिए तेजी से चले जा रही थी और प्रख्यात उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे तेजी से चल रहे थे। वहीं कैबिन में वो लड़की उदासी से बैठी हुई थी क्योंकि प्रख्यात उसकी बात का जवाब दिए बिना ही चला गया था। ये देखकर विहान उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, कलेजे को ठंडक मिल गई हो तो अब उठ जाओ और जाकर अपने प्रोजेक्ट पर काम करो वरना जॉब से निकाली जाओगी। वो लड़की तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और ओके सर कहकर वहां से जाने लगी। तभी विहान अपनी सख्त आवाज में बोला, ही इज गेटिंग मैरिड सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। ये सुनकर उस लड़की का दिल टूट गया और वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाते ही विहान भी अपने काम पर चला गया। वही श्री जैसे ही लिफ्ट में घुसने लगी और बटन दबाने लगी, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगा तभी प्रख्यात का हाथ बीच में आ गया और दरवाजा अटक गया। ये देखकर श्री झेप गई और आंखों में आंसू लिए सामने खड़े अपने गुस्सैल और सख्त पति को देखने लगी जो उसे घूरते हुए लिफ्ट के अंदर आ गया और सीधा टेरेस का बटन दबा दिया। श्री गुस्से से बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप जाइए उसके पास जो आपको प्रपोज कर रही थी। प्रख्यात कुछ नहीं बोला, बस अपनी लाल और गुस्सैल नजरों से एक टक श्री को घूरने लगा। ये देखकर वो डरने लगी और खुद में सिमटने लगी। तभी प्रख्यात उसके बेहद करीब आ गया और उसके दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए एक टक उसके चेहरे को देखने लगा। श्री के तो पसीने ही छूटने लगे और वो तेज तेज सांस लेते हुए बोली, दूर रहिए। प्रख्यात इस बार भी कुछ नहीं बोला, बस उसे देखता रहा और ये देखकर श्री की हालत खराब होने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और डर के मारे इधर उधर देखने लगी। तभी प्रख्यात ने उसकी ठोड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसके गोल हुए होठों को देखते हुए गुस्से से बोला, ज्यादा किया ना तो यहीं पर लूट लेंगे आपको। शादी तो वैसे भी हो रखी है हमारी। प्रख्यात की बात सुनकर श्री ने घुट भरा और हड़बड़ाते हुए बोली, मुझे मनाने की जगह आप मुझे धमकी दे रहे हो, बुरे कहीं के। श्री के इतना कहते ही प्रख्यात का गुस्सा एक पल में गायब हो गया और उसके चेहरे पर बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने श्री की ठोड़ी को छोड़ दिया और उसके आंसू साफ करते हुए शिद्दत से बोला, कितनी प्यारी हो आप, सच में जी चाहता है खा जाए आपको। अगर हम मांसाहारी होते तो आप जिंदा नहीं रहती अभी तक। उफ, रसगुल्ले, रसमलाई और गुलाब जामुन की मिश्रण हो आप। श्री नाराजगी जताते हुए बोली, आप मांसाहारी होते तो मैं आपसे शादी करती ही नहीं। छी। प्रख्यात कातिल मुस्कान लिए उसके पास आया और उसके होठों पर अपनी नाक रगड़ते हुए नशे से बोला, अगर हम मांसाहारी होते तो रोज रात को नहाकर और एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर ब्रश करके आपके करीब आते और आप कहती तो पवित्र गंगा जल भी खुद पर छिड़क देते, तब तो स्वीकार करती ना हमें। श्रीनिका ने अपनी नजरें हटा ली और अपने आप में बड़बड़ करते हुए बोली, उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो आपको प्रपोज कर रही थी, आप उसे मना नहीं कर सकते थे क्या? प्रख्यात कातिल मुस्कान लिए बोला, अब क्या करें, हम है ही इतने हॉट और हैंडसम कि लड़कियां मरती हैं हम पर। हमारी एक नजर को भी तरसती है, हमसे जुड़े रहना चाहती है और हमारे साथ शादी करना चाहती है। ये सुनते ही श्री की आंखें भर आई और वो देखते ही देखते रोने लगी। ये देखकर प्रख्यात बेचैन हो गया और श्री को छूने लगा तो उसने अपने पति के सामने पीठ कर ली और सुबक सुबक कर रोने लगी। प्रख्यात उसके बेहद करीब आया, उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके बालों में मुंह घुसाकर जुनून से बोला, लेकिन हम आपके ऊपर मरते हैं, हम तरसते हैं कि कब आप हमारे सामने देखो, हमसे नजरें मिलाओ, हमारी बाहों में आओ, हमसे बातें करो, सिर्फ और सिर्फ हमें देखती रहो। उफ श्री, आपको अंदाजा तक नहीं है कि ये प्रख्यात आपसे किस हद तक प्यार करता है। आई एम मैडली इन लव विथ यू। ये सुनते ही श्री की आंखों में चमक आ गई और आंसू जैसे गायब ही हो गए। वो तुरंत प्रख्यात की तरफ मुड़ी और अपनी नजरें झुकाकर अदा और नजाकत से बोली, मतलब दुनिया जिसकी दीवानी है वो हमारे दीवाने हैं। प्रख्यात का तन बदन सियर उठा और वो उसके पास आकर उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए जुनून से बोला, पागल है हम आपके लिए, अब बस जल्दी से शादी हो जाए।
ये सुनकर श्री के गाल लाल हो गए। ये देखकर प्रख्यात की आंखों में नशा छाने लगा। उसने अपने बीवी के करीब आकर उसके गाल पर अपने होठ रख दिए। उफ! ये छुअन पाते ही श्री ने प्रख्यात के कोट को कसकर पकड़ लिया और राणावत जी दीवानों की तरह उसके गाल को चूमे जा रहे थे और धीरे धीरे उसका गाल चबाना शुरू कर देते हैं। दोनों को असीम सुख की प्राप्ति हो रही थी। कुछ देर बाद श्री अभी के साथ घर के लिए निकल गई, जहाँ पर शिप्रा जी और रवीना जी उसे अपने साथ ले गई। शिप्रा जी ने उसके हाथ में लहरिया प्रिंट की हैवी साड़ी और कुछ गहने थमा दिए और बोली, कल सुबह 9 बजे गणेश पूजन है, तो आपको ये साड़ी और गहने पहनने हैं, ठीक है? श्रीनिका ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और अपने कमरे में चली गई। रात के 9 बजे के आसपास डिनर हो जाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन राणावत जी की आंखों में नींद गायब थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि कब वो दिन आएगा जब उनकी श्री से उनकी शादी होगी। वही श्री अपनी सासू माँ के बगल में बेड पर लेटी थी, मुस्कुरा रही थी, कल के दिन का इंतजार कर रही थी। दोनों के तन बदन में आग लगी हुई थी, एक दूसरे को पाने की, एक दूसरे के करीब आने की। श्री चुपचाप लेटी हुई थी, तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने मोबाइल स्क्रीन को देखा तो मुस्कुराकर उठी और बेड से उठकर बाथरूम के अंदर चली गई और कॉल अटेंड किया। तभी सामने से बेहद आकर्षक और शानदार आवाज आई, श्री। इस शिद्दत और जुनून भरी आवाज को सुनकर श्री ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और असीम प्रेम से बोली, राणावत जी। उफ! ये मीठी और मनमोहक आवाज सुनकर प्रख्यात ने तड़प और तलब से अपनी आंखें बंद कर ली और बेताबी से बोला, श्री, हमारी बाहें तड़प रही हैं आपके लिए, प्लीज कम टू मी। श्री का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। उसने अपना फोन कसकर पकड़ा और बोली, मुझे भी आपके पास आना है, क्या करूं? प्रख्यात, श्री आप रूम का दरवाजा खोलो, हम आते हैं। बेचैनी और बेताबी से श्री बोली, प्लीज जल्दी आइए। प्रख्यात, हाँ बेटा तुरंत आ रहे हैं। श्रीनिका जल्दी से रूम के दरवाजे के पास आई। बिना आवाज किए उसने रूम का दरवाजा खोला और जैसे ही बाहर आई तभी प्रख्यात ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे गोद में उठाकर किसी दूसरे रूम में ले गया। उस रूम के बेड पर राणावत जी की गोद में श्री बैठी हुई थी और उसके सीने पर हाथ रखकर उनकी बातें सुन रही थी। प्रख्यात उसके प्यार में पागल हो चुका था कि उसके बिना एक रात भी नहीं रह पा रहा था। प्रख्यात ने उसके माथे को चूमा और प्यार से बोला, अच्छा श्री, सब कुछ ठीक तो है ना? हमारा मतलब पेट में कुछ गड़बड़ तो महसूस नहीं होती है ना? श्रीनिका, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? प्रख्यात ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल हमें ऐसा लग रहा है कि उस रात जब हम दोनों फ्लैट में थे तब हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे, तो शायद हमसे भूल हुई थी श्री। ऐसा हमें लग रहा है, यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी शक हो रहा है कि कहीं उस भूल की वजह से आप प्रेग्नेंट ना हो जाए। ये सुनकर श्री हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन आप तो बच्चा चाहते हैं ना, तो दिक्कत क्या है? प्रख्यात, चाहते तो है लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है, अभी 1 साल तो रुक ही सकते हैं। श्रीनिका, हमें ऐसा कुछ तो फील नहीं हो रहा है, इस बार अगर पीरियड नहीं आए तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। प्रख्यात, काफी देर तक दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे और देर रात को जब श्री के वापस जाने का समय हुआ तो प्रख्यात ने उसे बेड पर लिटा दिया और उसके होठों पर टूट पड़ा। चूमते हुए उसने श्री की जीभ को काटना शुरू कर दिया और उसके ऊपर हावी होने लगा। बड़ी मुश्किल से उन दोनों ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और प्रख्यात ने श्रीनिका को उसके कमरे में छोड़ दिया और खुद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। ये वक्त इन दोनों के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि वो दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन मजबूरी थी, दूरी बनानी पड़ रही थी। अगले दिन सुबह जल्दी ही श्रीनिका नहा धोकर तैयार हो गई। उसने अपने सासुमां द्वारा दी गई साड़ी को पहन लिया और आईने में देखकर गहने धारण करने लगी। पूरी तरह से तैयार होने के बाद उसने स्वयं को आईने में देखना शुरू किया और मुस्कुराने लगी। आज उसे अपनी खूबसूरती से भी फर्क पड़ रहा था क्योंकि अब उसकी जिंदगी में प्रख्यात है जो जब देखो तब उसकी तारीफ करता रहता है। इससे पहले श्री को कभी अपनी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस ऐसे ही अपनी जिंदगी को जी रही थी। अब उसकी इच्छा होती है कि वो सजे सवरे, गहने पहने, नेल पॉलिश लगाए और तरह तरह के कपड़े पहने ताकि उसका पति उसे देखकर खुश रहे। वो अपने आप को देखे जा रही थी, तभी रवीना जी रूम में आई और उसके रूप को देखकर खुशी से बोली, हे राम जी, किसी की नजर न लगे इस प्यारी सी गुड़िया जैसी लड़की को। श्रीनिका उनकी तरफ मुड़ी तो रवीना जी भावुक होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उन्होंने श्री को नजर का टीका लगाया और प्यार से बोली, धन्य हो गए हम सभी आपको पाकर। चलिए, आपके दूल्हे राजा भी आ चुके हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं, वो भी बड़ी बेताबी से। श्रीनिका शर्माने लगी और अपनी मासी सास के साथ बड़ी अदा और नजाकत से आगे बढ़ने लगी। नीचे हॉल के बीचों बीच गणेश पूजन होने वाला था। पूरा परिवार वहीं मौजूद था। बीचों बीच आसन पर प्रख्यात सिंह राणावत अपनी शान और रौब से बैठे हुए थे और पंडित जी से कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी उनके कानों में पायल की छन छन सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बेचैन और बेसब्र हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से ऊपर की तरफ देखने लगे तो वो देखते ही रह गए। उनकी रानी आ रही थी अपना रूप धारण करके। श्री का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी कि प्रख्यात उसकी तरफ ही देख रहा है, वो भी बेहद जुनून से। उसने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके हैंडसम से पति उसे ही देख रहे थे। अपने पति को देखते ही वो भी बस अपने पति के अंदर खो गई, जो कि सच में बहुत हैंडसम लग रहे थे कुर्ते और पजामे में। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 80।
हॉल के बीचों बीच गणेश पूजन होने वाला था। पूरा परिवार वहीं मौजूद था। बीचों बीच आसन पर प्रख्यात सिंह राणावत अपनी शान और रौब से बैठे हुए थे और पंडित जी से कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी उनके कानों में पायल की छन छन सुनाई दी, जिसे सुनकर वो बेचैन और बेसब्र हो गए। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से ऊपर की तरफ देखा तो देखते ही रह गए। उनकी रानी आ रही थी अपना रूप धारण करके। श्री का दिल जोर शोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी कि प्रख्यात उसकी तरफ ही देख रहा है, वो भी बेहद जुनून से। उसने हिम्मत करके अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसके हैंडसम से पति उसे दिखाई दिए। अपने पति को देखते ही वो भी बस अपने पति के अंदर खो सी गई, जो कि सच में बहुत हैंडसम लग रहे थे, कुर्ते और पजामे में। प्रख्यात की निगाहों में असीम प्रेम और शिद्दत उमड़ आया अपनी सुंदर सी पत्नी को देखकर। उसकी नजरें तो श्री से हट ही नहीं रही थी। सच में वो कितनी ज्यादा सुंदर और शोभनीय लग रही थी। सभी लोग श्री को ही देख रहे थे और वो कन्या अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वो प्रख्यात के करीब आ रही थी, वैसे वैसे राणावत जी का रोम रोम खिल रहा था और सांसें बढ़ती जा रही थी। परसों उनका विवाह हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों के बीच किसी तरह की कोई दूरियां नहीं होगी, सिर्फ प्यार होगा। शिप्रा जी श्री के पास आई और उसके रूप को देखते हुए बोली, सुंदर लग रही हो श्रीनिका। इतना कहकर उन्होंने श्री को ठीक प्रख्यात के सामने बिठा दिया। राणावत जी अपनी आकर्षक मुस्कान लिए अपनी श्री के गाल, उसकी बड़ी बड़ी पलके, उसके रसीले होठ, तीखी नाक, राणावत जी की दीवानगी उनकी निगाहें बयां कर रही थी। सच में कितनी प्यारी और सुंदर है उनकी पत्नी। जी चाहता है कि बस देखते ही जाए। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे और पंडित जी ने, यानी कि हमारे आदरणीय ब्राह्मण देवता ने गणेश पूजन की विधि आरंभ कर दी। पंडित जी गणेश पूजन करते हुए बोले, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है, अर्थात जिनकी सूंड घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जिनका तेज 1,00,000 सूर्यों के समान है। हे गणेश भगवान, मेरी कामना है कि आप श्री प्रख्यात गजेंद्र सिंह राणावत के सभी काम बिना किसी बाधा के शुभता के साथ पूरे करें। इस मंत्र का जाप करने से मन, बुद्धि और संकल्प मजबूत होता है और समृद्धि आती है। गणेश जी के इस मंत्र को अचूक माना जाता है। गणेश पूजन होने का तात्पर्य है कि अब से विवाह के शुभ कार्य शुरू होंगे। जैसा कि सनातन धर्म में कहा गया है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का स्मरण किया जाता है, जो अगर गणेश जी भगवान को याद न किया जाए तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। ऐसा गणेश जी को वरदान मिला हुआ है उनके अपने पिता द्वारा, यानी कि देवों के देव महादेव द्वारा। तो श्रीमान प्रख्यात सिंह राणावत और उनकी होने वाली पत्नी के नाम से आज ही गणेश पूजन हो रहा है। आप दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से और पवित्र होकर भगवान गणेश जी से अपने आने वाले जीवन के सफलता के लिए प्रार्थना कीजिए। और आप सभी लोग भी हाथ जोड़कर इन दोनों के नए जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए प्रार्थना कीजिए। पंडित जी के इतना कहते ही प्रख्यात और श्री ने हाथ जोड़ दिए और अपने मन में अपने आने वाले जीवन के लिए प्रार्थना करने लगे। उन दोनों का मात्र एक ही उद्देश्य था कि वो दोनों हमेशा साथ में रहे और उनका विवाह उम्र भर चलता रहे। वो दोनों कभी दूसरे से दूर न जाए। वहीं बाकी परिवार वाले भी हाथ जोड़कर उन दोनों के लिए प्रार्थना करने लगे और घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। गणेश पूजा में ज्यादा लोग तो शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अभी मेहमानों को नहीं बुलाना था। कल से सारे मेहमान आना शुरू हो जाएंगे या फिर शाम को भी आने वाले थे। अभी सिर्फ घर के लोग और विहान ही गणेश पूजन में शामिल हो रहे थे। शांति पूर्वक और बिना किसी विघ्न के पूजन हो जाने के बाद पंडित जी बोले, पूजन अच्छे से हो चुका है। अब आगे की विधि वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, किस तरह निमंत्रण पत्र तैयार करने हैं। और सबसे पहला निमंत्रण पत्र गणपति जी को जाएगा, उसके बाद आपके कुल देवता और कुल देवी को, और उसके बाद आप जिन्हें भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। गजेंद्र जी और मानसिंह जी ने हाथ जोड़कर हाँ कह दिया। कुछ देर बाद घर के सभी मर्द और पंडित जी हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे और कुछ विचार विमर्श कर रहे थे विवाह से जुड़ी बातों पर। भोजन हो जाने के बाद पंडित जी का वापस जाने का समय हो गया। वो सबसे आज्ञा लेकर जाने लगे। तभी प्रख्यात ने श्रीनिका को आवाज लगाते हुए कहा, श्रीनिका। सिर पर पल्लू लगाते हुए सभ्य और संस्कृति से श्री तुरंत उसके पास आई और आदर से बोली, जी। प्रख्यात अपनी दमदार आवाज में बोला, आइए पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्री ने हाँ कह दिया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक साथ पंडित जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पंडित जी ने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और बोले, हमारी ईश्वर से यही कामना है कि आप दोनों हमेशा साथ में रहे और आने वाले समय में आप दोनों की जिंदगी में बहुत सी खुशियां आए। प्रख्यात और श्री ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए और उन्हें आदर भाव से देखने लगे। श्री के चेहरे को देखते और पढ़ते हुए पंडित जी बोले, श्रीमान प्रख्यात, हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि ये कन्या आपके लिए बहुत शुभ साबित होगी। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि इनके साथ आपका रिश्ता जुड़ना आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय लाने वाला है। इस कन्या के कदम बहुत ही ज्यादा शुभ है इस पूरे परिवार के लिए, और इस कन्या से ही इस परिवार को, इस खानदान को अपना असली वारिस प्राप्त होगा, जो कि इस खानदान का नाम बहुत आगे लेकर जाएगा। हम अपने मन से आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपकी कोख में जन्म लेने वाली संतान बहुत महान साबित होगी। खुश रहिए। पंडित जी की बातों ने श्रीनिका के रोंगटे खड़े कर दिए थे, क्योंकि वो महसूस कर पा रही थी कि उसके आसपास अचानक से सब कुछ सकारात्मक होने लगा था। उसकी आंखें भर आई थी और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो खुद चाहती थी कि वो प्रख्यात की खुशी का कारण बने, उसके दुख का नहीं। अब वो अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा देगी कि हर तरह से वो प्रख्यात को खुश कर सके और इस खानदान को उनकी खुशियां दे सके।
वहीं शिप्रा जी के दिल को भी सुकून मिल गया। उनको बस यही चाहिए था कि उनके घर में एक ऐसी बहू आए जो उन सबके लिए शुभ हो, जो उनके बेटे को खुशियां दे सके, जो इस खानदान को वारिस दे सके। उनको बस इतना ही चाहिए था। और पंडित जी का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, ये तो पूरी दुनिया जानती है। पंडित जी की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं प्रख्यात अपनी शिद्दत भरी निगाहों से अपनी पत्नी को देखने लगा, जो मन ही मन खुश हो रही थी और अपने पेट को देख रही थी। ये देखकर प्रख्यात मुस्कुराने लगा और बोला, आइए पंडित जी। पंडित जी के जाने के बाद सब लोग हॉल में ही थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और विवाह की तैयारी में जुटे हुए थे। प्लानिंग बना रहे थे कि किस तरह से क्या करना है और किसको क्या काम करना है। वहीं रवीना जी के पास में खड़ी श्रीनिका अपनी भावुक निगाहों से एकटक अपने पति को देखे जा रही थी। ये वो इंसान है जिसने श्री को अंधेरे से भरी हुई जिंदगी को उजाले में लाकर खड़ा कर दिया है। आज श्री जहाँ पर है उसकी वजह और कारण सिर्फ और सिर्फ प्रख्यात है। अगर वो उस दिन नहीं आता तो श्री की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। श्री के लिए उसका भगवान प्रख्यात है। प्रख्यात ने जो कुछ किया उसके लिए वो कोई और नहीं कर सकता था। श्री ने कभी भगवान से ये नहीं कहा कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान भेजे, लेकिन उसने इतना जरूर कहा था कि उसकी जिंदगी के इन अंधेरों को दूर कर दे। तो बस भोलेनाथ ने उसकी पुकार सुन ली और तुरंत उसके जीवन में प्रख्यात सिंह राणावत को भेज दिया, जिसके प्यार में श्री पागल है और उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। वो भावुक होकर अपने पति को देख रही थी और धीमे धीमे करके उसकी तरफ बढ़ने लगी। हॉल के बीचों बीच राणावत जी खड़े थे और विहान से बात कर रहे थे। तभी श्रीनिका अपने सिर पर पल्लू लगाते हुए उसके पास आई। प्रख्यात उसे सवालिया नजरों से देखने लगा और श्री घुटनों के बल बैठ गई और प्रख्यात के दोनों पैर छूने लगी। उसकी आंख से आंसू की बूंद निकलकर सीधा प्रख्यात के पैर पर गिर गई, जिससे वो बेचैन हो गया। और तभी श्रीनिका उसके पैर छूते हुए भावुकता से बोली, आपको जो पाया तो खुद को भी मैं खो बैठी। आपने जो साथ निभाया तो दुनिया भी जीत बैठी। अब जन्नत भी कुछ नहीं मेरे लिए, क्योंकि आपके चरणों में ही स्वर्ग है मेरा। आप ही हकीकत हो, आप ही दुआ हो, आप ही ईश्वर का आशीर्वाद हो, ईश्वर से मिली एक दुआ हो, जीने का मेरा सहारा हो। किस्मत से आप मुझे हमसफर मिल गए हो, जैसे प्रार्थना को शब्द मिल गए। अब ये जिंदगी है सिर्फ आपके हवाले, हमारे राणावत जी। आसपास खड़े सब लोग दंग रह गए। वहीं प्रख्यात भावुक होने लगा, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और झुककर अपनी बीवी के सिर पर हाथ रखा और शिद्दत से बोले, श्री, आप हमारे पैरों में नहीं, सिर पर राज करने वाली हमारी रानी हो, आओ हमारे पास। श्रीनिका हद से ज्यादा भावुक हो गई और वहीं जमीन पर बैठी बैठी रोने लगी। ये देखकर प्रख्यात की बेचैनी और तड़प बढ़ने लगी और वो खुद भी अपने पत्नी के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार और सम्मान से बोला, श्री, ऐसे रोते नहीं। हमने कुछ नहीं किया आपके लिए, बल्कि आपने हमारी जिंदगी में आकर हमें वो सब कुछ दे दिया जिससे हम दूर जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम खुश नहीं थे, हम बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आए हैं तब से हम इस जिंदगी को और भी ज्यादा खुशी से जीने लगे हैं। पहले सिर्फ शादी करना चाहते थे एक सामान्य लड़की से जो इस घर परिवार को संभाल सके, लेकिन अब शादी करना चाहते हैं अपने प्यार की वजह से। दीवानों की तरह प्यार करते हैं हम आपसे। चलिए अब उठ जाइए, सब लोग आपको देख रहे हैं और क्या सोचेंगे कि इस खानदान की बड़ी बहू बस रोती रहती है। प्रख्यात और श्रीनिका के प्रेम को देखकर सबकी आंखें नम हो गई थी। सच में इस जमाने में ऐसा प्रेम होना आसान नहीं था। इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कितना सम्मान, कितना आदर और कितना प्रेम है। आज की जनरेशन में ऐसा सम्मान और प्रेम एक दूसरे के लिए होना बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों को देखकर गजेंद्र जी, मान सिंह जी, रवीना जी और शिप्रा जी बहुत खुश हो रहे थे। अभिमन्यु और विहान भी मुस्कुरा रहे थे। प्रख्यात ने श्री को खड़ा किया और उसके सिर पर एक बार फिर से हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए बोला, हम भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद आपकी आंखों में अगर आंसू आए तो सिर्फ और सिर्फ खुशियों के कारण आए। आपकी जिंदगी से सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। आप यूं ही मुस्कुराते रहे और इस घर को, हम सबको संभालते रहे। जीवन साथी अगर प्रख्यात जैसा हो तो पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं। श्री ने हाथ जोड़कर सुकून से आंखें बंद करके अपने पति के आशीर्वाद को स्वीकार किया और भावुक होने लगी। सब लोग खुश हो रहे थे और उसे देख रहे थे, लेकिन अचानक से देखते ही देखते श्री मुस्कुराती हुई और पूरे परिवार को, खासकर अपने पति को असीम प्रेम से देखते हुए बेहोश होकर गिर गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 81। जीवन साथी अगर प्रख्यात जैसा हो तो पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं। श्री ने हाथ जोड़कर सुकून से आंखें बंद करके अपने पति के आशीर्वाद को स्वीकार किया और भावुक होने लगी। सब लोग खुश हो रहे थे और उसे देख रहे थे, लेकिन अचानक से देखते ही देखते श्री मुस्कुराती हुई और पूरे परिवार को, खासकर अपने पति को असीम प्रेम से देखते हुए बेहोश होकर गिर गई। वो जमीन पर गिरती इससे पहले प्रख्यात ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और घबराते हुए बोला, श्री, क्या हुआ? श्री, उठो। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक से श्री का बेहोश होना काफी अजीब था। सब लोग घबरा गए और श्री को देखने लगे और प्रख्यात उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा रूम में ले गया। कुछ देर बाद रूम में डॉक्टर आई हुई थी और श्री का चेकअप कर रही थी। उनके साथ रवीना जी और शिप्रा जी भी मौजूद थी। बाकी सभी मर्द हॉल में बैठे हुए थे, लेकिन प्रख्यात रूम के बाहर लॉबी में इधर से उधर टहल रहा था। उसका दिमाग गर्म हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हुआ, कहीं फिर से कोई कमजोरी तो नहीं आई। राणावत जी गुस्से और तड़प से इधर उधर टहल रहे थे। तभी दीवार से टिक कर खड़ा विहान बोला, एक बात पूछे, अगर गुस्सा ना करो तो? प्रख्यात अपने दांत पीसते हुए बोला, देखते हैं आपकी बात किस लायक है। विहान गहरी सांस लेते हुए बोला,
भाई, इतना गुस्सा करते हो, पूरे दिन चिल्लाते रहते हो, कई बार तो आपके माथे की नसें भी उभर कर दिखाई देती है। तो इतना बताओ, क्या रात में सिरदर्द की शिकायत नहीं रहती क्या आपको? नहीं मतलब हद है कि कोई इतना गुस्सा कैसे कर सकता है। विहान की बात सुनकर प्रख्यात ने उसे अपनी तेज और सख्त नजरों से घूरा और बड़े डरावने तरीके से बोला, मिस्टर साइकोलॉजिस्ट, फिलहाल हम आपके सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। इससे पहले कि अपने गुस्से का पूरा डोज आपको ही दे दे, कृपया करके यहाँ से प्रस्थान कीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हम पर। विहान झेप गया और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए सीरियस होकर बोला, कहीं श्री प्रेग्नेंट तो नहीं? लेकिन इतनी जल्दी कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। अभी तो 2-3 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर उसे हुआ क्या है? ओह गॉड, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? प्रख्यात बेचैन और परेशान हुए जा रहा था। तभी डॉक्टर रूम से बाहर निकल आई। उन्हें देखते ही प्रख्यात उनके पास आया और चिंतित होकर बोला, हाउ शी, व्हाट हैपेंड टू हर? डॉक्टर, शी इज टोटली फाइन, बस वीकनेस हुई थी, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना उन्होंने। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये सुनते ही प्रख्यात की भौएं आपस में मिल गई। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अभी वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। आज गणेश पूजन हुआ था, ऐसे में उसे शांति बनाए रखनी होगी। लेकिन श्रीनिका ने फिर से वही लापरवाही की और वो अब बीमार पड़ गई। प्रख्यात उसे छोड़ेगा नहीं। प्रख्यात ने डॉक्टर से कुछ बातचीत की, उसके बाद उन्हें बाहर तक छोड़ आया। वही श्री बेड पर बैठी घबरा रही थी और डर के मारे बार बार रूम के दरवाजे को देखे जा रही थी कि कभी भी प्रख्यात आता ही होगा और उसके ऊपर गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा कि उसकी तबीयत आज फिर से खराब हो गई, वो भी खाना ना खाने की वजह से। रवीना जी ने उसे पानी पिलाया और प्यार से बोली, आपने कुछ खाया क्यों नहीं बेटा? श्री पानी पीते हुए डरते हुए बोली, वो मैं भूल गई थी। शिप्रा जी थोड़े गुस्से से बोली, श्रीनिका, आपको एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? उस दिन भी प्रख्यात ने सबके सामने आपको डांटा था, समझाया था, लेकिन आज फिर आपने वही गलती दोहराई। इतनी कितनी कमजोर है आप कि आप इस तरह बेहोश हो जाती है। ये सही नहीं है। जिंदगी आगे बहुत बड़ी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जरा अपने और अपने पति के भविष्य के बारे में सोचा करो। शिप्रा जी की बात सुनकर श्री ने अपनी नजर झुका ली और पछताने लगी। शिप्रा जी ने गहरी सांस ली और बोली, देखिए श्रीनिका, हम पूछना तो नहीं चाहते थे और सच कहे तो पूछना चाहिए भी नहीं, लेकिन हमें अपने बेटे के भविष्य की चिंता है और उनका भविष्य आपसे जुड़ा है। तो आप हमें यह बताएं कि क्या आप दोनों के बीच अभी तक शारीरिक संबंध बने हैं या नहीं? श्रीनिका शर्मिंदगी महसूस करने लगी और उसके हाथ कांपने लगे। तभी रवीना जी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे शांत करते हुए बोली, घबराओ मत बेटा, खुलकर जवाब दो। क्या आपके और प्रख्यात के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध है या अभी बनने बाकी है? श्रीनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और घबराते हुए बोली, बन चुके हैं। ये सुनकर शिप्रा जी को थोड़ा सुकून मिला और वो बोली, अपना ख्याल रखा कीजिए और जितना ज्यादा हो सके हेल्दी खाना खाइए। और रवीना, आप इनका ख्याल रखा कीजिए। हमें इनकी शादी के बाद तुरंत ही अपना पोता या पोती चाहिए ही चाहिए। इतना कहकर शिप्रा जी वहां से चली गई। रवीना जी ने श्री के गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोली, ऐसे शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो सामान्य बात है, हर पति पत्नी के बीच में होता ही है, तभी तो हमारा वंश आगे बढ़ता है। देखिए, आपको दीदी की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस आपकी और प्रख्यात की चिंता है। चलिए अब थोड़ी देर आराम कर लीजिए, हम आपके लिए जूस भिजवा देते हैं। रवीना जी वहां से चली गई। उनके जाते ही श्री ने अपने होठ भींच लिए और घबराते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? ये मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। मुझे भी क्या जरूरत थी भूखा रहने की, चुपचाप कुछ खा लेती तो ये दिक्कत ना होती। मुझे उनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी है, तो अब मुझे भी उनके प्रति अपने फर्ज निभाने चाहिए। जो कुछ उन्होंने मेरे लिए किया है उससे दुगना अब मुझे उनके लिए करना होगा। मानती हूँ जो उन्होंने किया उसकी बराबरी तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन बदले में वो सब कुछ करूंगी जिससे राणावत जी को खुशियां मिले और पूरा परिवार खुश रहे। मुझे हिसाब चुकाना ही होगा। श्री ने जो कुछ भी कहा था उसका मतलब रूम के दरवाजे के पास खड़ी शिप्रा जी ने गलत निकाल लिया था। श्री तो बस कहना चाहती थी कि अब वो भी अपने पति से प्यार करना चाहती है और अपना फर्ज निभाना चाहती है, लेकिन उसके कुछ शब्द ऐसे थे जो उसकी बातों को गलत साबित कर रहे थे और सुनने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्रख्यात से प्यार नहीं करती है, बस प्रख्यात ने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसका बदला चुका रही है, एहसान के तले दबी हुई है, इसलिए अपना फर्ज निभा रही है। बाकी उसके दिल में प्यार नहीं है, सिर्फ सम्मान है, आदर है, रिस्पेक्ट है और एक बोझ है कि एक इंसान ने उसकी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाया है तो उसे भी बदले में कुछ ना कुछ करना चाहिए। श्री की बात सुनकर शिप्रा जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और दुखी होकर बोली, हे भगवान, इसका मतलब श्रीनिका प्रख्यात से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है ताकि प्रख्यात खुश रहे। तो क्या वो प्यार का झूठा दिखावा करती है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमने इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देखा है, तो फिर ये ऐसी बातें क्यों कर रही है कि उसे हिसाब चुकाना है, कि हमारे बेटे का प्यार उसके लिए हिसाब है, एक कर्ज है जिसे वो चुकाना चाहती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। शायद हमें सुनने में कोई गलतफहमी हुई होगी। श्री भी प्रख्यात से प्यार करती है और वो अपना प्यार का रिश्ता ही निभाना चाहती है, किसी तरह का कोई कर्ज नहीं चुकाना चाहती है। शिप्रा जी वहां से चली गई।
उनका सोचना भी गलत नहीं था। उन्हें बस इतना चाहिए था कि उनके बेटे को एक ऐसी जीवन साथी मिले जो उनके बेटे को बहुत प्यार करे, उसका साथ निभाए, उसे ढेर सारी खुशियां दे। और प्रख्यात पागलों की तरह श्री से प्यार करता है, उसके लिए सभी के खिलाफ भी जा सकता है। लेकिन क्या श्री उससे प्यार नहीं करती है? और अगर ऐसी बात है और जब ये बात प्रख्यात को पता चलेगी तो उसका तो दिल टूट जाएगा, वो तो पागल सा हो जाएगा, फिर उसको हैंडल करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। शिप्रा जी को अब यही चिंता खाने लगी। वही प्रख्यात श्री से मिलने गया ही नहीं क्योंकि उसे भयंकर गुस्सा आ रहा था, और अगर ऐसे में वो उसके सामने जाता तो पक्का उसके ऊपर चीखता और वो रोने लग जाती। तो इससे बेहतर होगा कि दोनों एक दूसरे से दूर ही रहें। वैसे तो आज प्रख्यात कंपनी नहीं जाने वाला था क्योंकि उसने सोचा था कि वो घर पर रहेगा, लेकिन जब से श्री की तबीयत खराब हुई है और उसे पता चला है कि उस लड़की ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो इस बात से प्रख्यात बहुत ज्यादा परेशान था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा निकालना भी चाहता था लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद को रोक रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अब वो घर से बाहर जाएगा ताकि थोड़ा उसका मूड भी फ्रेश हो जाएगा और वो अपना काम करके सुबह की बात को भूल जाएगा। और अगर घर पर रहेगा तो बार बार श्री के पास जाने की इच्छा होगी। प्रख्यात ने अपने कपड़े बदल लिए और उसने अपने फॉर्मल कपड़े पहन लिए और अपना लैपटॉप बैग लेकर अपने रूम से नीचे हॉल में आ गया। उसने अपनी तेज और सख्त नजरों से अपनी दाई तरफ देखा और फिर अपनी बाई तरफ देखा। वहां पर कोई नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और घर से बाहर चला गया। राणावत जी अपनी कार के पास खड़े होकर फोन पर किसी से बात कर रहे थे। वही श्री बेड से उठ गई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पेट में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी क्योंकि वो सुबह से प्रख्यात का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो एक बार भी उसके पास नहीं आया, उससे बात भी नहीं की और ये जानना भी जरूरी नहीं समझा कि वो ठीक है या नहीं। शायद वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, तभी तो वो अपनी पत्नी से मिलने भी नहीं आया, और अगर मिलने आता तो पक्का श्री के ऊपर गुस्सा करता। श्री बेचैन हो रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वो प्रख्यात के गले लग जाए, लेकिन वो महाशय तो दूरी बनाकर बैठा है। श्री अपने रूम की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी उसने देखा कि बाहर लॉन में कार के पास प्रख्यात खड़ा था और फोन पर बात कर रहा था। श्री की आंखें भर आई। वो भावुक होने लगी और अपनी मायूस और बेचैन नजरों से अपने पति को देखने लगी जो एकदम पत्थर दिल बनकर खड़ा था। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, आराम से फोन पर बात कर रहा था। सच में ये मर्द लोग कितने खड़ूस होते हैं, इनके अंदर की भावनाएं न जाने कहां पर चली जाती है। श्री ने खिड़की के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और अपने मन में सच्ची शिद्दत और तड़प से बोली, राणावत जी प्लीज। श्री का इतना ही कहना था कि दूर खड़े प्रख्यात का दिल धक धक करने लगा। आसपास का वातावरण एकदम हसीन और बेहिसाब खूबसूरत बनने लगा। उसने अपने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो रूम की खिड़की पर श्री खड़ी उदासी से उसे ही देख रही थी। अपनी पत्नी को देखते ही एक बार के लिए प्रख्यात पिघल गया और अपने प्यार और शिद्दत में चूर होकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अपने पति को अपने करीब आता देख श्री का दिल धक धक करने लगा और सांसें तेज होने लगी। वो बेचैनी से उसे देखे जा रही थी और प्रख्यात ने कॉल कट करके मोबाइल को अपनी जेब में रखा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। अब उन दोनों के बीच में सिर्फ कुछ इंचों का फासला था जिसे खत्म करने के लिए वो दोनों तड़प रहे थे। आंखों में आंसू लिए श्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी प्रख्यात ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, आपको हमारी कोई बात माननी नहीं है। ये बात आज साबित हो चुकी है, तो फिर अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इसे आप फाइनल समझ लीजिए। प्रख्यात की बात सुनते ही श्री दुखी हो गई और बोली, मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सुबह उल्टी जैसा हो रहा था, इसलिए कुछ खाया नहीं। प्रख्यात ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी सख्त आवाज में बोला, जाइए जाकर आराम कीजिए, हमसे बहस करके अपनी बची कुची ताकत भी बर्बाद मत कीजिए। प्रख्यात वहां से जाने लगा। तभी श्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और तड़प से बोली, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि आपने हमें एक नई जिंदगी दी है, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। प्रख्यात तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और गुस्से से बोला, यहाँ पर कोई लेन देन का खेल नहीं चल रहा है कि हमने आपके लिए कुछ किया है तो आप भी करेंगी। आप क्या कोई एहसान चुका रही है? हम आपसे प्यार करते हैं, आपको सही सलामत देखना चाहते हैं, इसलिए इतनी फिक्र करते हैं। आप भी करती हो ना हमसे प्यार, या फिर नहीं? श्री हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ। प्रख्यात ने उसे घूरा और वहां से चला गया। मासूम सी श्री खुद को संभाल नहीं पा रही थी और बेड पर उल्टी लेटकर तकिए में मुंह घुसाकर सुबक सुबक कर रोने लगी। शाम के 7 बजे प्रख्यात अपने कैबिन में चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक आदमी खड़ा जो उदासी से बोला, सर मुझे मेरी पत्नी के लिए बहुत कुछ करना है। उसने मेरे लिए अपने अमीर बाप का घर छोड़ दिया और अब मेरे लिए मेरा घर संभाल रही है, जबकि मैंने उससे मना भी किया था कि मुझसे शादी मत करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, बस तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और अब अपना एहसान चुका रहा हूँ। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो खुश रहे। प्लीज मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। उस आदमी की बात सुनकर प्रख्यात अपनी दाढ़ी मसलते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, सबसे पहली बात, उसने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है जो तुम चुका रहे हो। ये शब्द ही कितना गलत है कि किसी के सच्चे प्यार को तुम एहसान मान रहे हो। वो तुमसे प्यार करती है तो तुम भी उससे प्यार करो, कोई एहसान मत चुकाओ। वैसे तुम्हारे लिए एक काम है, ऐसा करो तुम विहान से जाकर मिलो, वो तुम्हें समझा देगा। उस आदमी ने हाँ कह दिया और वहां से चला गया। वहीं शिप्रा जी परेशान हुए जा रही थी। उनके दिमाग में श्री के कहे शब्द गूंज रहे थे कि उसे हिसाब चुकाना है। शिप्रा जी से अब रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत प्रख्यात को कॉल कर दिया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।